हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल पीआर नोवेल स्टोरीज पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की स्टोरीज आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्टोरीज को। दुकान के दरवाजे पर एक छोटा कद का आदमी दौड़ता हुआ आया और हेक्टर के हाथ से गुलाब का गुलदस्ता छीन लिया। भीड़ ने जैसे ही उसे देखा, सबके चेहरे पर कंफ्यूजन छा गया। हेक्टर घुटनों के बल बैठा हुआ था और काफी अपसेट लग रहा था। माया ने सामने खड़े आदमी को देखा और अचानक से चिल्लाई, कार्तिक, तुम यहां क्यों हो? तुम उसके साथ नहीं रह सकती। कार्तिक ने सीधा माया से कहा, कार्तिक, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? मैं हेक्टर के साथ रहूं या नहीं, ये मेरा डिसीजन है। माया गुस्से में चिल्लाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी और के साथ रहना चाहती हो या नहीं, लेकिन इस लड़के के साथ बिल्कुल नहीं, वह झूठा है। कार्तिक ने गुस्से में कहा, भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हेक्टर धीरे से खड़ा हुआ और सीधा सवाल किया। कार्तिक ने हेक्टर की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह माया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा। कार्तिक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं। अगर तुम अनरीजनेबल बने रहे तो मैं सच में गुस्से में आ जाऊंगी। और एफवाईआई, मैं और हेक्टर सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तुम इंटरफियर करना बंद करो। माया ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई और चिल्लाई। माया की तीखी प्रतिक्रिया देखकर कार्तिक ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए उसे छोड़ दिया। तुम इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, कार्तिक ने फिर कहा। भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? हेक्टर गुस्से में लेकिन काल्म टोन में बोला, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि यह कैसा इंसान है। बस इतना समझ लो कि यह ठीक नहीं है। भीड़ अब हेक्टर और माया का साथ दे रही थी। अरे, ये इंडिया यूनिवर्सिटी का डिलीवरी वाला लड़का है ना? यहां क्या कर रहा है? एक स्टूडेंट ने कार्तिक को पहचान लिया। हाँ, मैं भी इसे जानता हूं। ये वहीं का डिलीवरी बॉय है। लोग विस्पर करने लगे और कार्तिक को ऑकवर्ड फील होने लगा। भीड़ में से एक ने कहा, अगर मैं होता तो कब का हेक्टर की जगह उसे पीट चुका होता। अरे, उसने प्रपोज किया है और ये ट्रबल मेकर बनने आ गया। खुद को समझता क्या है? अब माहौल हीटेड हो चुका था। माया ने कार्तिक को इग्नोर किया और वापस हेक्टर की तरफ देखने लगी। उसने देखा होगा कि उसकी देवी माया को कोई और प्रपोज कर रहा है, इसलिए असहज महसूस करके परेशानी खड़ी करने बाहर आ गया। ये तो बहुत मजेदार है। खुद को देखो, ये लड़की इतनी सुंदर और हॉट है। ये इसे कैसे पसंद कर सकती है? एक मेंढक राजकुमारी को चूमना चाहता है। क्या इस लड़के का दिमाग खराब है? लड़की इस हैंडसम लड़के हेक्टर के साथ न सही, पर इस गरीब लड़के कार्तिक के साथ भी नहीं होगी। सुना है इसकी एक्स ने इसे धोखा दिया था। शायद इसी वजह से इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। इंडिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने कार्तिक को पहचान कर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी चिल्लाने लगे, यहां से चले जाओ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कार्तिक गली का चूहा बन गया हो, जिसे सब नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सुन लिया ना सबने? हेक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा। तुम मेरे साथ बुरा करोगे? कार्तिक ने सुना और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने तो हेक्टर के साथ कुछ गलत किया ही नहीं था, फिर भी हेक्टर उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। कार्तिक ने सोचा था कि वह माया के जाने का इंतजार करेगा और फिर हेक्टर से निपटेगा। आखिरकार कार्तिक की नजर में माया बेवकूफ और मासूम थी। उसे हर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि हेक्टर इतनी जल्दी माया के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। कार्तिक को डर था कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो माया सच में हेक्टर के साथ होटल चली जाएगी। तब तक सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से उसने अपना फोन निकाला और कायल को कॉल करके मामले को संभालने को कहा। माया अचानक ठंडे स्वर में चिल्लाई, कार्तिक, अभी चले जाओ। मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं हेक्टर के साथ रहना चाहूं या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। कार्तिक माया के इस जवाब से दंग रह गया। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हेक्टर गुस्से में चिल्लाया, अगर अब नहीं गए तो मैं बुरा हो जाऊंगा। अचानक क्लिक 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 की आवाज आने लगी। कार्तिक ने पीछे मुड़कर देखा। ऊंची एड़ियों की आवाज के साथ क्लोई उसकी तरफ आ रही थी। क्लोई ने हेक्टर की ओर इशारा किया और चिल्लाई, अरे, तुम मिस्टर कार्तिक से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मिस्टर कार्तिक? वह किस तरह का मिस्टर कार्तिक है? हेक्टर ने घृणा से कहा, वह तो बस एक कंगाल डिलीवरी बॉय है। कुछ दिन पहले उसकी एक्स ने उसे धोखा दिया था। वह होटल में खाना डिलीवर करता था और वहीं उसने अपनी एक्स को किसी अमीर लड़के के साथ पकड़ा। इंडिया यूनिवर्सिटी में कौन है जो ये बात नहीं जानता?
ऐसे इंसान को मिस्टर कहकर क्यों बुलाना चाहिए? हेक्टर के इन शब्दों ने भीड़ को और भड़का दिया। हाँ 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 हाँ। दर्शकों ने हेक्टर की बात सुनकर ठाके लगाए और कार्तिक को घृणा से देखने लगे। इस समय कार्तिक किसी कोने में पड़े पुराने कछुए जैसा लग रहा था, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया हो। माया का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि हेक्टर इतने लोगों के सामने ऐसी बातें कहेगा। चाहे कार्तिक ने माया को हेक्टर के साथ रहने से रोकने की कोशिश क्यों की हो, माया अब भी उसे अपना दोस्त मानती थी। इतने कठोर शब्दों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। क्लो ने जब हेक्टर को कार्तिक का अपमान करते देखा तो वह हैरान रह गई। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाया और हेक्टर को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़! ये आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद हर कोई एकदम चौंक गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्लो इतनी बेखौफ होगी कि हेक्टर को थप्पड़ मार देगी। हेक्टर अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाया, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? क्लो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। वह जानती थी कि कार्तिक वही इंसान है जिससे इंडिया का कुख्यात माफिया बॉस काइल हेस भी डरता था। उसे कार्तिक का सपोर्ट पाने में कोई हेजिटेशन नहीं थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? किसी को ऐसे थप्पड़ कैसे मार सकती हो? माया ने गुस्से से एक कदम आगे बढ़ते हुए क्लो पर चिल्लाया, इस आदमी का मुंह बहुत घटिया है। इसकी पिटाई होनी ही चाहिए, और अगर मैंने इसे मारा तो तुमसे क्या लेना देना? क्लो ने सीधी और दबंग लहजे में जवाब दिया, तुम। माया ने गुस्से में क्लो की ओर इशारा किया, लेकिन गुस्से के कारण कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने हेक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा, हेक्टर, क्या तुम ठीक हो? मैं मैं ठीक हूं, हेक्टर ने अपना गाल रगड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। माया अभी भी वहीं थी। हेक्टर को अपनी सज्जनता की छवि बनाए रखनी थी, इसलिए उसने क्लो से और झगड़ा करने से परहेज किया। अगर माया वहां न होती तो शायद वह अपना असली रंग दिखा देता। हेक्टर की बात सुनने के बाद माया ने कार्तिक की ओर देखा और भावुक होकर बोली, कार्तिक, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं, प्लीज दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करो। मैं हेक्टर के साथ रहना चाहती हूं या नहीं, ये मेरा फैसला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं मानती हूं कि पहले मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। शायद तुम्हें लगता है कि हेक्टर एक अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। हेक्टर किसी टॉय बॉय से तो बेहतर ही है। प्लीज, भविष्य में मेरे जीवन में दखल मत देना। अब मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती। टॉय बॉय से बेहतर? कार्तिक ने माया को देखा और चौंक कर पूछा। माया उसकी बात सुनते ही तमतमा गई। उसने क्लो की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या अब भी तुम मुझसे बहस करोगे? और ये महिला यही तुम्हारे लिए खड़ी हुई थी ना? हालांकि ये थोड़ी बड़ी दिखती है, लेकिन है अच्छी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इसके जैसी शुगर मॉमी मिल गई। ये सुनते ही भीड़ का ध्यान कार्तिक और क्लो पर चला गया। अगर माया ने ऐसा न कहा होता तो कोई ये नहीं सोचता कि क्लो कार्तिक की शुगर मॉमी हो सकती है। भला एक डिलीवरी बॉय भी शुगर बेबी बनने को तैयार है। ये दुनिया सच में अजूबों से भरी है। हाँ, लेकिन क्या ये महिला अंधी है? उसने इस लड़के को क्यों चुना? और ये लड़का, इसे देखकर लगता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। भीड़ अब कार्तिक और क्लो के रिश्ते पर बातें करने लगी। कार्तिक ने असहाय होकर माया की ओर देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माया ऐसा कुछ मानेगी। माया, तुम गलत समझ रही हो। हमारा रिश्ता वैसा नहीं है। कार्तिक ने समझाने की कोशिश की। वह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, माया, मुझे लगता है कि तुम। कार्तिक, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। माया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज, मेरे जीवन में दखल देना बंद करो। माया का चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने हेक्टर की ओर मुड़कर कहा, हेक्टर, चलो। हेक्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, माया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? माया ने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं। माया की सहमति सुनकर कार्तिक को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों तीर उसके दिल में चुभ गए हों। उसका दिल दुख से भर गया था। कार्तिक जानता था कि अगर वह माया को रोकने के लिए नहीं आता तो शायद माया हेक्टर को मना कर देती, लेकिन अब गुस्से में उसने हेक्टर को स्वीकार कर लिया था। हेक्टर माया का जवाब सुनते ही खुशी से उछल पड़ा।
उसने तुरंत कार्तिक की ओर एक उत्तेजक नजर डाली और माया का हाथ पकड़कर सड़क की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में हेक्टर ने एक टैक्सी रोकी, माया को कार में बैठाया और वहां से चला गया। कार्तिक वहीं खड़ा यह सब देखता रहा, पूरी तरह असहाय। वह जानता था कि अगर हेक्टर का प्लान सही रहा तो वह जल्द ही माया के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन अगर कार्तिक माया को रोकने की कोशिश करता तो माया उसे सिर्फ परेशान करने वाला ही समझती। माया अब भी पूरी तरह से यही मानती थी कि हेक्टर ही वह आदमी है जिसने उसकी मदद की थी। ये ऐसी बातें थीं जिन्हें इस वक्त कार्तिक साफ नहीं कर सकता था। इसके अलावा माया कार्तिक का पक्ष सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए अब कार्तिक के पास बस एक ही उम्मीद थी, काइल। अगर काइल हेक्टर को पकड़कर अकाउंट वापस पाने में मदद कर देता तो बाकी चीजें सुलझ सकती थीं। मिस्टर कार्तिक, आप ठीक हैं? क्लो ने कार्तिक को चुपचाप खड़ा देखकर चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं, कार्तिक ने उदासीनता से जवाब दिया। वह अब और कुछ नहीं कहना चाहता था। आखिरकार माया और उसके बीच का मामला सिर्फ चंद शब्दों से हल नहीं हो सकता था। चलो यहां से चलते हैं, कार्तिक ने कहा। उसने देखा कि लोग अब भी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई मूर्ख हो। ठीक है, क्लो ने जवाब दिया। उसने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसे पार्किंग की ओर ले गई। 5 मिनट बाद क्लो और कार्तिक एक रेस्तरां पहुंचे। मिस्टर कार्तिक, यह इंडिया का एकमात्र 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां है। यहां आमतौर पर सिर्फ पंजीकृत सदस्य ही आ सकते हैं, और भले ही आप सदस्य हों, यहां सीट पाना बहुत मुश्किल है। मैंने यहां आरक्षण करवाने के लिए काफी मेहनत की है। कार से उतरते ही क्लो ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को बताया। कार्तिक ने रेस्तरां का नाम देखा और तुरंत पहचान लिया। यह वही न्यू सेंचुरी रेस्तरां था जहां उसने पहले साक्षी सिंह से मुलाकात की थी। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, कार्तिक ने क्लो को बताया। यह सुनकर क्लो हैरान रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर कार्तिक, आप जैसे अमीर आदमी को तो यहां अक्सर आना चाहिए, है ना? यह सच है, कार्तिक ने उदासीनता से जवाब दिया और क्लो के पीछे पीछे रेस्तरां में चला गया। रेस्तरां के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि कई लोग लाइन में खड़े थे। लाइन में कार्तिक की नजर 2 जानी पहचानी शक्लों पर पड़ी, माया और हेक्टर। जाहिर था हेक्टर ने माया को इम्प्रेस करने के लिए अमीर लड़के का नाटक किया था। उसने किसी दोस्त से सदस्यता कार्ड और पैसे उधार लिए और न्यू सेंचुरी रेस्तरां में टेबल बुक करवाई। इसका मकसद माया का भरोसा जीतना और फिर उसे होटल ले जाना था। इस समय हेक्टर रेस्टोरेंट के रिसेप्शन डेस्क पर बहस कर रहा था। वह बेहद परेशान नजर आ रहा था। क्या मैंने पहले ही सीट आरक्षित नहीं की थी? अब आप कह रहे हैं कि कोई सीट नहीं है? क्या तुम्हें मुझे इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? हेक्टर ने रिसेप्शन डेस्क पर बैठी खूबसूरत महिला पर चिल्लाते हुए कहा। सर, मैंने पहले ही बताया है कि यह पीक ऑवर है। अगर आपने टेबल बुक की है तो भी आपको कतार में लगना पड़ेगा, रिसेप्शनिस्ट ने शांति से जवाब दिया। तो फिर बुकिंग का क्या मतलब? अगर हमें कतार में लगना ही है तो पहले से टेबल बुक करने का क्या फायदा? हेक्टर गुस्से से चिल्लाया। सर, अगर आपने बुकिंग नहीं की होती तो कतार में खड़े होने का मौका भी नहीं मिलता, महिला ने ठंडे लहजे में कहा। हेक्टर ये सुनकर एकदम चुप हो गया। वह इससे पहले कभी इतने आलीशान रेस्तरां में नहीं आया था। उसे न्यू सेंचुरी के नियमों का कोई अंदाजा नहीं था। तुम्हें क्या हो गया है? हमने भी बुकिंग की है, फिर भी कतार में खड़े हैं। अगर कतार में नहीं लग सकते तो निकल जाओ और हमारा समय बर्बाद मत करो। पीछे खड़े ग्राहक चिढ़कर चिल्लाने लगे। माया ने हेक्टर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हेक्टर, छोड़ो ना, कहीं और चलकर खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, यह हमारा पहला डिनर है, मुझे तुम्हें बेस्ट खिलाना चाहिए, हेक्टर ने गंभीरता से कहा। माया उसकी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई और चुप हो गई। हालांकि हेक्टर के अड़ने की असली वजह माया को खुश करना नहीं थी। असल में उसने बुकिंग करते वक्त $500 का एडवांस दिया था। अगर वह यहां नहीं खाता तो ये पैसे बर्बाद हो जाते। $500 गंवाने का तो सवाल ही नहीं था। तो ठीक है, कतार में खड़े हो जाते हैं, माया ने धीरे से कहा। हम अभी सिर्फ कतार में लग सकते हैं। माया, मुझे बहुत खेद है, मुझे नहीं पता था कि इस रेस्टोरेंट में ऐसा नियम है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहां नहीं लाता, हेक्टर ने माया से माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा, वैसे भी मुझे अब ज्यादा भूख नहीं लगी है, माया ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब दिया। बस, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो? माया के जवाब पर हेक्टर के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई।
लेकिन तभी कार्तिक और क्लो भी रेस्तरां में दाखिल हो गए। हेक्टर ने जैसे ही कार्तिक को देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह तुरंत चिढ़कर चिल्लाया, तुम फिर यहां कैसे आ गए? हर जगह हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? माया ने भी कार्तिक और क्लो को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, लेकिन उसने कार्तिक से बात करने की पहल नहीं की। तुम्हारे पीछे आने की किसे परवाह है? क्या तुम्हारा परिवार इस रेस्टोरेंट का मालिक है? अगर तुम यहां खाना खा सकते हो तो हम क्यों नहीं? क्लो ने हेक्टर को तीखी नजरों से देखा और जवाब दिया, एक गरीब डिलीवरी बॉय के पास यहां खाने के पैसे कहां से आएंगे? हेक्टर ने ताना मारा। रेस्तरां में मौजूद लोगों ने हेक्टर की बात सुनते ही कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक के साधारण कपड़ों को देखकर लोगों की नजरों में तिरस्कार झलकने लगा। तुम डिलीवरी बॉय किसे बोल रहे हो? क्या फिर से थप्पड़ खाना है? लो गुस्से में चिल्लाई। बस करो बहस, ये चिल्लाना बंद करो, रिसेप्शनिस्ट ने अधीरता से कहा। जो भी ग्राहक पीछे खड़े हैं वे आकर अपना नंबर ले लें और कतार में लग जाएं। क्लो तुरंत रिसेप्शनिस्ट के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, मैंने आपके रेस्टोरेंट में टेबल आरक्षित करवाई है, कमरा नंबर 8। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, यह पीक टाइम है, आपको कतार में लगना होगा। यह कहकर उसने क्लो को एक नंबर प्लेट थमा दी। क्लो ने नंबर प्लेट देखी तो दंग रह गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी आंखों में उलझन देखते हुए कहा, आपसे पहले के लोग भी अपनी सीटें आरक्षित कर चुके हैं और वे भी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। क्लो ने हिचकिचाते हुए नंबर प्लेट वापस थमा दी और झुंझलाकर बोली, भूल जाओ, अब हम यहां खाना नहीं खाएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने ठंडे लहजे में कहा, अगर आप कतार में नहीं लगेंगे तो एडवांस जमा राशि वापस नहीं होगी। रिसेप्शनिस्ट ने क्लो को धीरे से याद दिलाया, क्या यह सिर्फ $500 नहीं है? मैं इसे जाने दूंगी। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो $500 भी नहीं दे सकते और यहां खड़े होकर लाइन में इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अमीर बनने का दिखावा मत करो। क्लो का इशारा साफ तौर पर हेक्टर की तरफ था। हेक्टर ने जब यह सुना तो उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया। क्लो कार्तिक को इंप्रेस करने के मूड में थी। वह चाहती थी कि वह अच्छा महसूस करे। अगर उसे कतार में लगना पड़ता तो यह सब बेकार हो जाता। इसलिए उसने कार्तिक को किसी और रेस्टोरेंट में ले जाने का मन बना लिया। मिस्टर कार्तिक, हमें इस रेस्टोरेंट में कतार में लगना पड़ेगा। चलो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, क्लो ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने थोड़ी झिझक के बाद जाने के लिए सहमति दे दी। माया और हेक्टर वहीं थे और उन्हें देखकर वह असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने वहां से हटने का फैसला किया। जैसे ही कार्तिक और क्लो जाने को मुड़े, एक सूट पहने हुए अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही कार्तिक को देखा, वह चौंक गया। फिर वह तुरंत कार्तिक के पास जाकर सम्मानपूर्वक बोला, मिस्टर कार्तिक, आप यहां क्यों आए? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? सभी लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए और हैरानी से कार्तिक की तरफ देखने लगे। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि न्यू सेंचुरी रेस्तरां का मैनेजर एंड्रयू सुलिवन था। मिस्टर कार्तिक, क्या आप यहां खाने आए हैं? एंड्रयू ने थोड़ा झुकते हुए विनम्रता से पूछा। हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ यहां डिनर करने की सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में और सीट्स नहीं हैं, इसलिए हम किसी और जगह जाने की सोच रहे थे, कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। सभी लोगों ने यह बातचीत सुनी तो वे हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो सस्ते कपड़े पहने हुए था, न्यू सेंचुरी रेस्तरां के मैनेजर को कैसे जानता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले तो हेक्टर और माया थे। कार्तिक यहां के मैनेजर को कैसे जानता है? माया हैरानी में बुदबुदाई। मिस्टर कार्तिक, मुझे खेद है, आज हमारा रेस्टोरेंट पूरी तरह भरा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं आपके लिए पहले से एक प्राइवेट रूम तैयार करवा देता, एंड्रयू ने घबराए हुए स्वर में कहा। एंड्रयू सुलिवन ओमकार के न्यू सेंचुरी रेस्तरां का मैनेजर था, लेकिन असली मालिक ओमकार का चेयरमैन और मालिक कार्तिक था। एंड्रयू को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि वह कार्तिक की पोजीशन के आगे कुछ नहीं है। इसीलिए जब एंड्रयू कार्तिक से बात कर रहा था, उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। कोई बात नहीं, मैं कहीं और खा लूंगा, कार्तिक ने शांत स्वर में कहा। उसने हाथ हिलाया, फिर क्लो की तरफ मुड़ा और बाहर जाने लगा। मिस्टर कार्तिक, आप यहां तक आए हैं तो मैं आपको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं? एंड्रयू ने जल्दी से उसे रोका और घबराते हुए कहा। मिस्टर कार्तिक, प्लीज रुकिए, मैं तुरंत आपके लिए एक प्राइवेट रूम का इंतजाम करता हूं।
एंड्रयू की गर्मजोशी देखकर कार्तिक को वहां से जाना ठीक नहीं लगा। वह वहीं रुक गया। रेस्तरां में लाइन में खड़े सभी लोग हैरानी से कार्तिक को देख रहे थे। न्यू सेंचुरी रेस्तरां इंडिया के सबसे प्रीमियम हाई एंड रेस्टोरेंट्स में से एक था। यहां ज्यादातर वही आते थे जिनकी गिनती अमीरों में होती थी। एक मैनेजर के तौर पर एंड्रयू का रुतबा काफी ऊंचा था, लेकिन इस वक्त वह खुद कार्तिक के लिए वीआईपी रूम की व्यवस्था कर रहा था। कार्तिक आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह सवाल सबके मन में घूमने लगा। हेक्टर का चेहरा भी चौंकने से भर गया। कुछ देर रिसेप्शन पर बात करने के बाद एंड्रयू जल्दी से कार्तिक के पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, हमने आपके लिए एक वीआईपी रूम बुक कर दिया है। कृपया मेरे साथ आइए। ठीक है। कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया और कमरे की ओर बढ़ गया। क्लो उत्साह से उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके लिए यह गर्व की बात थी कि वह कार्तिक जैसे इंसान के साथ डिनर कर रही थी। जैसे ही कार्तिक और क्लो हेक्टर के पास से गुजरे, हेक्टर ने ताना मारते हुए कहा, कार्तिक, मुझे लगता है कि तुम न सिर्फ किसी अमीर लड़की के शुगर बेबी हो, बल्कि इस रेस्टोरेंट के मालिक के भी। हॉल में खड़े ग्राहकों ने यह सुना तो सब दंग रह गए। हालांकि कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वे देख रहे थे कि एंड्रयू खुद कार्तिक के सामने झुका हुआ है। कार्तिक ने ठंडी नजर से हेक्टर की ओर देखा और सख्ती से कहा, इस आदमी को यहां से बाहर निकालो। यस मिस्टर कार्तिक। एंड्रयू ने तुरंत सिर हिलाया। कार्तिक क्लो के साथ प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह गया, एंड्रयू ने दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया, तुम लोग क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत हेक्टर की ओर दौड़ लगाई। क्या क्या कर रहे हो तुम? मैं इस रेस्टोरेंट का मेंबर हूं। क्या तुम अपने मेंबर्स के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? हेक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी ओर आते देखा तो घबरा गया और चिल्लाने लगा, आप हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर हैं, फिर मैंने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा? एंड्रयू ने हेक्टर को घूरते हुए कहा। उसके चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट की मेंबरशिप लेना आसान नहीं था। हर मेंबर को सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। एंड्रयू को लगभग सभी मेंबर्स की पहचान पता थी। इसी वजह से वह हर मेंबर के साथ सही व्यवहार करता था। ये लीजिए मेरा मेंबरशिप कार्ड। हेक्टर ने झिझकते हुए कार्ड निकाला। यह कार्ड उसने उधार लिया था, पर उसे समझ नहीं आया कि यह कदम कितना गलत साबित होगा। क्या मैं आपका मेंबरशिप कार्ड देख सकता हूं? एंड्रयू ने पूछा। हाँ बिल्कुल। हेक्टर ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। एंड्रयू ने कार्ड लिया और रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा, इस कार्ड की वेरिफिकेशन करो। जी सर। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को कंप्यूटर रीडर में स्कैन करने के लिए डाल दिया। यह सुनकर हेक्टर के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। उसने यह कार्ड उधार लिया था, इसलिए वह जानता था कि उसकी असलियत अब सामने आ जाएगी। माया, चलो यहां से। हेक्टर ने जल्दी से माया का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की। ओके। माया ने सहमति में सिर हिलाया और हेक्टर के साथ चलने लगी। रुको। एंड्रयू ने अचानक हेक्टर को रोकते हुए कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें सख्ती झलक रही थी। क्यों? हमें क्यों रोक रहे हो? हेक्टर ने घबराहट में पूछा। क्योंकि आपकी पहचान अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, एंड्रयू ने नपे तुले अंदाज में जवाब दिया। तभी रिसेप्शनिस्ट की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी। सर, यह मेंबरशिप कार्ड डायनेमिक्स ग्रुप के मिस्टर कैंपबेल का है। यह सुनते ही एंड्रयू मुस्कुराया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं मिस्टर कैंपबेल से मिल चुका हूं और आप जाहिर है मिस्टर कैंपबेल नहीं हैं, है ना? हेक्टर ने चौंक कर एंड्रयू को देखा। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। माया ने हेक्टर को अविश्वास भरी नजरों से देखा। वह सोच नहीं पा रही थी कि हेक्टर, जो खुद को इतना अमीर दिखाता है, किसी और का कार्ड क्यों इस्तेमाल करेगा। हेक्टर, ये सब क्या है? माया ने धीमी आवाज में पूछा। माया, मैंने ये मेंबरशिप कार्ड उधार लिया है। हेक्टर ने भारी मन से स्वीकार किया। तुमने ये कार्ड उधार लिया? माया हैरान रह गई। अब जब तुमने ये मान लिया है तो मामला और भी आसान हो गया है, एंड्रयू ने सख्ती से कहा। मामला आसान हो गया? मतलब क्या है तुम्हारा? हेक्टर ने घबराते हुए पूछा। हमारे रेस्टोरेंट का नियम साफ है। अगर आप रेस्टोरेंट में घुसने के लिए किसी और का मेंबरशिप कार्ड चुराते हैं या उधार लेते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा, एंड्रयू ने बिना किसी भाव के कहा। जुर्माना लगाया? हेक्टर ने अविश्वास से पूछा। हाँ, $50,000 का जुर्माना।
एंड्रयू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। यह सुनकर हेक्टर का चेहरा गिर गया। आमतौर पर शांत रहने वाला हेक्टर भी इस वक्त खुद को संभाल नहीं पाया। वजह साफ थी, वो $500 भी नहीं निकाल सकता था और अब उसे $50,000 का जुर्माना भरना था। यह तो उसके लिए जैसे मौत की सजा थी। माया की नजरों में एक सुपर रिच बॉय बनने के चक्कर में उसने अपने दोस्त से बड़ी मुश्किलों के बाद न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड उधार लिया था। शुरू में उसे लगा था कि कार्ड उधार लेकर काम आसान हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह कार्ड मालिक के नाम से लिंक्ड होता है। और इससे भी बुरा यह था कि इस रेस्टोरेंट का साफ नियम था, अगर कोई दूसरे के कार्ड का मिसयूज करता है या उधार लेता है तो $50,000 का जुर्माना देना होगा। पिछले कुछ दिनों से माया को इम्प्रेस करने के लिए हेक्टर उसे इंडिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स दिखा रहा था। खर्चा ज्यादा नहीं था, लेकिन हर दिन 10,000 से 20,000 लग रहे थे। अपना रिच बॉय वाला इमेज बनाए रखने के लिए उसने खास तौर पर एक BMW किराए पर ली और महंगा सूट भी लिया। हेक्टर ने इन सब के लिए दोस्तों से पैसे उधार लिए थे और पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था। अब $50,000 का जुर्माना उसकी हालत और खराब कर सकता था। आपको बस $50,000 का जुर्माना भरना होगा और आप जा सकते हैं, एंड्रयू सुलिवान ने शांत लहजे में कहा। हेक्टर ये सुनकर सन्न रह गया। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तुम्हें मुझसे पैसे वसूलने का क्या हक्कार है? अगर मैं आज ये जुर्माना नहीं भरता तो क्या तुम मुझे अरेस्ट करोगे? नहीं, हम आपको रोकेंगे नहीं, एंड्रयू ने आंखें सिकोड़कर जवाब दिया। लेकिन अगर आप जुर्माना नहीं भरते तो कार्ड होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। हेक्टर के होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया। वो मेंबरशिप कार्ड उसने अपनी क्लास के एक अमीर लड़के से उधार लिया था। अगर उस लड़के को पता चल गया कि उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है तो वो हेक्टर को कभी माफ नहीं करेगा। आखिरकार न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड किसी आम आदमी के पास नहीं होता। ये बहुत रेयर और कीमती चीज थी। हेक्टर ने एंड्रयू की तरफ देखा, कुछ पल के लिए झिझका, फिर धीरे धीरे फुसफुसाया। मैं जब आज बाहर निकला तो जल्दी में था, अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गया। क्या मैं ये पैसे किसी और दिन चुका सकता हूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना कार्ड लाना भूल गए हैं। आप मोबाइल से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पेपाल या डायरेक्ट ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं, या फिर मैं किसी को आपके साथ बैंक भेज सकता हूं, एंड्रयू ने शांति से कहा। एंड्रयू की ये बातें सुनकर हेक्टर का चेहरा बिगड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया क्या बोले। सच्चाई तो ये थी कि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। माया ने जब हेक्टर के चेहरे पर ये भाव देखे तो वह हैरान रह गई। आखिर माया की नजरों में हेक्टर ट्विच का फेमस CEO था, जो अपने एक इशारे से लाखों डॉलर खर्च कर सकता था। फिर वो $50,000 क्यों नहीं निकाल पा रहा था? साथ ही एक बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद हेक्टर के पास न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड भी नहीं था। ये बात उसकी पर्सनैलिटी से मेल नहीं खा रही थी। माया को अचानक हेक्टर पर शक होने लगा। माया, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? पहले तुम मेरी मदद कर दो, मैं घर जाकर अपना कार्ड ले आऊंगा, फिर तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, हेक्टर ने अचानक माया की तरफ मुड़कर कहा। रेस्तरां में बैठे लोगों ने हेक्टर की ये बात सुनी तो उसे घृणा से देखने लगे। आखिर न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट जैसी जगह पर ज्यादातर अमीर लोग ही आते थे। ऐसे में जब हेक्टर किसी लड़की से पैसे उधार मांग रहा था तो वहां बैठे लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हालांकि हेक्टर के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो चाहता था कि जुर्माना जल्द से जल्द भरकर माया के साथ यहां से निकल जाए। माया ने हेक्टर को मना नहीं किया। उसने अपने बैग से फोन निकाला और एंड्रयू के पास गई। उसने कहा, मैं अभी ये जुर्माना भरती हूं। एंड्रयू ने उसे बिना कोई भाव दिखाए देखा और रिसेप्शन डेस्क पर ले गया। माया ने अपने फोन से पैसे ट्रांसफर किए और $50,000 का जुर्माना भर दिया। जुर्माना भरने के बाद हेक्टर ने राहत की सांस ली और माया के साथ रेस्तरां से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए माया एक पल के लिए रुकी। उसने हल्के से हेक्टर से पूछा, हेक्टर, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं तुमसे कुछ कैसे छिपा सकता हूं? हेक्टर ने नॉर्मल दिखने की कोशिश की और कहा, माया, तुम मुझ पर शक कर रही हो क्योंकि मैंने तुमसे $50,000 उधार लिए हैं, है ना? मैंने तो बताया था कि मैं जल्दी में अपना कार्ड लाना भूल गया, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। मेरा यह मतलब नहीं था, माया ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस ये जानना चाहती हूं कि अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो मुझे बता सकते हो, माया ने धीरे से कहा। माया को लगा कि आज हेक्टर में कुछ गड़बड़ है।
उसका तरीका किसी भी तरह से एक सीआईओ जैसा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने उससे पूछा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, चलो किसी और रेस्तरां में खाते हैं। हेक्टर ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि माया उसकी असलियत नहीं पहचान पाई। ठीक है। माया ने हेक्टर की तरफ देखा और बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। 10 मिनट बाद हेक्टर माया को बे साइड स्नैक्स में ले आया। माया को हेक्टर के रेस्तरां के इस चुनाव पर और भी ज्यादा शक हुआ। हालांकि बे साइड स्नैक्स में खाना माया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि अगर हेक्टर सच में इतना अमीर है तो वह उसे ऐसी साधारण जगह क्यों लाया। क्या कार्तिक ने जो पहले कहा था वो सच हो सकता है? क्या हेक्टर झूठा है? माया के दिमाग में अचानक यह सवाल कौंधा। हालांकि उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और इस ख्याल को झटक दिया। फिर वह हेक्टर के पीछे पीछे बे साइड स्नैक्स के अंदर चली गई। इस बीच अपने घर लौटने के बाद साक्षी ने अपनी हील्स उतार दी और नंगे पैर सोफे की तरफ चली गई। साक्षी, क्या तुम वापस आ गई हो? माया कमरे से बाहर भागी और साक्षी का मुस्कुराकर स्वागत किया। माया, तुम यहां क्यों हो? साक्षी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। ओह, मैं स्कूल में बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे साथ वक्त बिताने आ जाऊं, माया ने समझाया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, साक्षी, मैंने सुना है कि तुम आज विला देखने गई थीं। कैसा था? विला का लोकेशन अच्छा है, आसपास की सारी सुविधाएं हैं और व्यू भी शानदार है, लेकिन बहुत महंगा है। एक यूनिट की कीमत $50 मिलियन से ऊपर है। अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। साक्षी ने माया के सवाल का थोड़ा निराश होकर जवाब दिया। $50 मिलियन? माया ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा। फिर उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या ये लोग पागल हैं? एक विला की कीमत इतनी ज्यादा? ये तो खुली डिलाइट रोबेरी है। लोकेशन स्ट्रैटेजिक है तो इतना महंगा होना हैरानी की बात नहीं है। लेकिन आज कुछ और हुआ जो बहुत अजीब था। अंदाजा लगाओ, आज शोरूम में मेरी मुलाकात किससे हुई? साक्षी ने कहा। किससे? माया ने हैरानी से पूछा। मैं कार्तिक से मिली, साक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने आगे जोड़ा, और उसने कहा कि वह मेरे लिए वो विला खरीदेगा। तुम्हें यह मजेदार नहीं लगता? हाँ 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 हाँ, माया ये सुनकर जोर से हंस पड़ी। उसने पेट पकड़कर कहा, क्या कार्तिक पागल है? वो तो एक गरीब डिलीवरी बॉय है। अगर वो पूरी जिंदगी खाना डिलीवर भी करता रहे तब भी $50 मिलियन का विला खरीदना उसके लिए नामुमकिन है। आहा, ये सही है। साक्षी बोलने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और पूछा, हेलो, ये कौन है? क्या आप मिस साक्षी हैं? फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा। हाँ, मैं ही हूं। मैं एवरग्रैंड रियल एस्टेट के शोरूम का जनरल मैनेजर शॉन क्विंटन बोल रहा हूं। साक्षी ये सुनकर दंग रह गई। उसकी आंखों में हल्की उलझन झलकने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एवरग्रैंड रियल एस्टेट का मैनेजर उसे क्यों कॉल कर रहा है। एवरग्रैंड रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर, क्या आपको मुझसे कोई काम है? साक्षी ने झिझकते हुए पूछा। मिस साक्षी, क्या आप आज हमारे शोरूम में प्रॉपर्टी देखने आई थीं? शॉन ने मुस्कुराते हुए पूछा। साक्षी को यह सुनकर याद आया कि वह आज विला देखने शोरूम गई थी। उसे लगा शायद वह विला के बारे में पूछ रहे होंगे, और यह भी कि वह इसे कब खरीदेगी। पिछले कुछ दिनों में साक्षी इंडिया के लगभग सभी बड़े प्रॉपर्टी शोरूम में गई थी। स्वाभाविक रूप से उसे ऐसे कई कॉल्स आ चुके थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसे सीधे जनरल मैनेजर से कॉल आया। हाँ, मैं आज विला देखने आई थी। विला बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जब मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगी तब मैं आपको खुद कॉल करूंगी। साक्षी ये कहकर फोन रखने ही वाली थी कि शॉन ने तुरंत कहा, मिस साक्षी, आपने मुझे गलत समझा है। मेरा मकसद ये पूछना नहीं था कि आप विला कब खरीदेंगी। ओह, तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आप अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस पर फीडबैक लेना चाहते हैं? साक्षी और उलझन में पड़ गई। मिस साक्षी, मैं आपको यह बताने के लिए कॉल कर रहा हूं कि किसी ने वह विला खरीद लिया है जो आपको पसंद था, और वह विला आपको गिफ्ट करने के लिए तैयार है। क्या आप आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का समय बताएंगी? शॉन ने आदरपूर्वक कहा। किसी ने वह विला खरीद लिया है जो मुझे पसंद था और वो मुझे गिफ्ट करना चाहता है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उस विला की कीमत $50 मिलियन से ज्यादा है। शॉन का जवाब सुनकर साक्षी का जबड़ा हैरानी से खुला रह गया। मिस साक्षी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। आपको बस शोरूम आकर अपना आईडी कार्ड लाना है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, शॉन ने तुरंत कहा। साक्षी अपनी झिझक रोक नहीं पाई और बोली,
तुम्हारा ये घोटाला बहुत सस्ता है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कोई मुझे बिना किसी कारण विला कैसे गिफ्ट कर सकता है? मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। ये कहने के बाद साक्षी ने सीधा फोन रख दिया। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, आजकल ये सेल्स पर्सन भरोसेमंद नहीं रहे। मैं आज दोपहर उनके शोरूम में गई थी और रात तक एक धोखाधड़ी वाला कॉल आ गया। साक्षी को लगा कि शोरूम के लोगों ने उसका डेटा लीक कर दिया है और शॉन कोई ठग है। पहले तो उसने कहा कि कोई उसे विला गिफ्ट करना चाहता है, फिर वह अलग अलग बहानों से पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। ऐसे फ्रॉड्स का तरीका बहुत आम था। लोग अक्सर इनके झांसे में आ जाते थे और इस तरह की खबरें अक्सर न्यूज में दिखती रहती थीं। कौन था वो? माया ने साक्षी को फोन रखते देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, कोई नहीं, बस एक धोखाधड़ी वाला कॉल था। साक्षी ने इस कॉल को गंभीरता से नहीं लिया और आराम से जवाब दिया, धोखाधड़ी वाला कॉल? लेकिन मैंने सुना कि किसी ने विला खरीदा है और वह तुम्हें गिफ्ट करना चाहता है। माया ने चौंकते हुए कहा, हाँ, सही सुना, पर उस विला की कीमत $50 मिलियन से ज्यादा है। कोई इसे खरीद कर मुझे क्यों देगा? साक्षी ने धीरे से आह भरते हुए कहा, यह सच क्यों नहीं हो सकता? क्या कार्तिक ने नहीं कहा था कि वह विला खरीद कर तुम्हें देगा? शायद उसने ही खरीदा हो। माया ने चिढ़ाते हुए कहा, माया, प्लीज मजाक मत करो। कार्तिक एक गरीब आदमी है, उसके पास विला खरीदने के पैसे कहां से आएंगे? साक्षी ने बेबसी से माया को देखा। ओह साक्षी, हो सकता है कि कार्तिक गरीब होने का नाटक कर रहा हो। जब वह खाली होता है तो वह खाना डिलीवर करता है, लेकिन शायद उसका परिवार अमीर है। जब उसने सुना कि तुम विला खरीदने का सोच रही हो तो उसने तुरंत उसे खरीदकर तुम्हें गिफ्ट कर दिया। हालांकि माया ने ऐसा कहा, लेकिन उसे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि कार्तिक के पास इतना पैसा होगा। कार्तिक को हर कोई यूनिवर्सिटी में एक असफल इंसान के तौर पर जानता था। माया, कार्तिक के बारे में मजाक मत करो। हाँ, वह गरीब है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। साक्षी ने धीरे से कहा, अच्छा स्वभाव वाला? जब मैं पहली बार उससे मिली तो उसने जानबूझकर मेरा फायदा उठाया। उसने मुझसे 20,000 रुपये महीना भत्ता मांगा था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब मैंने उसे पैसे दिए और उसने सारे पैसे फेंक दिए। जब भी यह याद आता है मुझे उसे थप्पड़ मारने का मन करता है। माया गुस्से में बोल पड़ी, पिछली बार जब उसने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिससे उसे गुस्सा आया और उसने पैसे फेंक दिए। तुम सोचती हो कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था? साक्षी ने माया को देखकर आंखें घुमाई। दोनों बचपन से साथ थे और साक्षी माया की आदतों को अच्छी तरह समझती थी। जब माया ने यह सुना तो उसने अपने होंठ भींचे और कहा, मैंने उस दिन कार्तिक से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे उसे गुस्सा आए। कौन जानता था कि उसका स्वभाव इतना खराब है। हर इंसान की अपनी इज्जत होती है और एक आदमी की तो बिल्कुल। आगे से किसी से बात करते समय अपना लहजा ठीक रखना सीखो। साक्षी ने गंभीर स्वर में कहा, कार्तिक एक खिलौना लड़का है। एक खिलौना लड़के की क्या इज्जत हो सकती है? मैं ऐसे लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करती। तुम। साक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि उसका फोन फिर बजने लगा। साक्षी ने कॉल उठाने से पहले थोड़ी झिझक दिखाई। हेलो मिस साक्षी। फोन के दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई। तुम फिर से? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, तुम्हारी चाल बहुत सस्ती है। मैं इसमें नहीं फंसने वाली। बेहतर होगा कि पैसे ठगने का कोई और तरीका ढूंढ लो। शॉन की आवाज सुनकर साक्षी ने चिढ़ते हुए कहा, मिस साक्षी, मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं सीधे पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मेरी बात मानो, मैं ऐसा जरूर करूंगी। साक्षी ने गुस्से में कहा, मिस साक्षी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इस नंबर की पहचान चेक कर सकती हैं। यह हमारे शोरूम का ऑफिशियल नंबर है। अगर मैं फ्रॉड होता तो क्या इस नंबर से कॉल करता? इसके अलावा अभी हम आपसे एक भी पैसा नहीं मांग रहे। आपको बस हमारे शोरूम में आना होगा और देखना होगा। अगर मैं झूठा होता तो क्या आपको शोरूम में बुलाने की हिम्मत करता? शॉन ने जल्दी जल्दी समझाया। साक्षी ने जब यह सुना तो उसने तुरंत अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर वही नंबर था जो उसने पहले एवरग्रैंड रियल एस्टेट के लिए सेव किया था। क्या किसी ने सच में विला खरीद कर मुझे गिफ्ट कर दिया? साक्षी ने आश्चर्य से बड़बड़ाया। फिर उसे याद आया कि कार्तिक ने शोरूम में उससे क्या कहा था। उसकी मुलाकात कार्तिक से शोरूम में हुई थी। कार्तिक ने कहा था कि वह विला खरीद कर उसे देगा। पहले तो साक्षी को लगा कि कार्तिक मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने उसे सीरियसली नहीं लिया। इसके अलावा मजाक में ही साक्षी ने कार्तिक से कहा था
कि अगर वह विला खरीद कर उसे दे देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। क्या कार्तिक ने सच में विला खरीद लिया? पर उसके पास इतने पैसे कहां से आए? इस विला की कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा है। जब साक्षी ने शॉन की पहचान की पुष्टि कर ली तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मिस साक्षी, क्या आप अभी भी फोन पर हैं? शॉन ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं हूं। साक्षी एक पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर जल्दी से जवाब दिया। उसने हड़बड़ाए हुए स्वर में पूछा, क्या आप सच में एवरग्रैंड रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर हैं? मिस साक्षी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप सीधे हमारे शोरूम में आकर देख सकती हैं। हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। आपके आने जाने का खर्चा भी हम उठाएंगे। सीन ने शांति से कहा। ठीक है, मैं बाद में आपके शोरूम आऊंगी। साक्षी ने फोन काटने से पहले हल्के स्वर में जवाब दिया। फिर माया की ओर मुड़कर बोली, माया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। तुम कहां जा रही हो साक्षी? क्या तुम सच में उस धोखेबाज की बात पर भरोसा कर रही हो? बिना किसी वजह के कोई तुम्हें विला क्यों देगा? माया ने चौंक कर पूछा। जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने शोरूम का ऑफिशियल नंबर इस्तेमाल किया है। उसने खुद मुझे शोरूम आने का न्योता दिया है। अगर वह फ्रॉड होता तो शोरूम बुलाने की हिम्मत नहीं करता। साक्षी ने अपना बैग पैक करते हुए कहा। यह तभी मुमकिन है जब कार्तिक ने वह विला खरीदा हो, लेकिन वह तो एक गरीब डिलीवरी मैन है जो अपने खर्चे के लिए भी तुम पर निर्भर रहता है। उसके पास 50 मिलियन कहां से आएंगे? वह शायद 5 लाख भी नहीं जुटा पाएगा। माया ने शंका जताई। अभी इस बारे में बहस करना बेकार है, मैं शोरूम जाकर खुद देख लूंगी, साक्षी ने कहा और बैग उठाकर फौरन घर से निकल गई। अरे रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। माया ने अपना आईपैड नीचे रखा और दौड़ते हुए साक्षी के पीछे निकल गई। आधे घंटे बाद साक्षी एवरग्रैंड रियल एस्टेट के शोरूम पर पहुंची। साक्षी, मुझे लगता है कि हमें कार में ही रुकना चाहिए। क्या पता वह धोखेबाज शोरूम से ही हो और अंदर जाते ही हमें किडनैप कर ले, माया ने घबराते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं माया। एवरग्रैंड रियल एस्टेट देश के टॉप डेवलपर्स में से एक है। उनका नाम बहुत बड़ा है। उनकी कंपनी हमेशा हाई एंड विला प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है। ऐसे बड़े ग्रुप में घोटालेबाज नहीं हो सकते। साक्षी को फिलहाल किसी और चीज की चिंता नहीं थी। उसे बस यह जानना था कि क्या कोई सच में उसके लिए विला खरीदना चाहता है। तुम्हें पूरा यकीन है? माया ने संदेह भरी नजरों से पूछा। हाँ माया, अब चिंता मत करो, साक्षी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। फिर उसने अपने बाल ठीक किए और पूरे रौब के साथ शोरूम में दाखिल हो गई। माया एक पल के लिए झिनकी, लेकिन फिर साक्षी के पीछे पीछे चल पड़ी। शोरूम में मौजूद सीन, जो साक्षी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसे अंदर आते देख तुरंत उसके पास गया। मिस साक्षी, आखिरकार आप आ गईं। अगर आप नहीं आती तो शायद हम आज काम से छुट्टी ले लेते, सीन ने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी ने शोरूम का जायजा लिया। वहां का माहौल पूरी तरह से सामान्य था। साक्षी जब दोपहर को आई तो उसने कुछ सेल्स लेडीज को देखा। क्या आप शोरूम के जनरल मैनेजर हैं? साक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ मिस साक्षी, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। सीन ने सम्मानपूर्वक एक बिजनेस कार्ड निकाला और साक्षी को थमा दिया। फिर उसने कहा, मिस साक्षी, अब जब आप यहां हैं तो आपको किसी के झूठ बोलने की चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना? साक्षी ने सीन का कार्ड लिया और उस पर नजर डालते हुए धीरे से बोली, मैं क्विंटन, आपने अभी फोन पर कहा था कि किसी ने विला खरीदा है और वह मुझे देना चाहता है। क्या यह सच है? क्या आपका शोरूम कोई प्रचार एक्टिविटी कर रहा है? बिल्कुल। क्या तुम लोग हमारी टांग खींच रहे हो? माया, जो अब शोरूम के माहौल से थोड़ा सहज हो गई थी, सीन पर चिल्लाई। मिस साक्षी, चिंता मत करें, हम सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने खरीद अनुबंध तैयार कर लिया है। आपको बस इस पर साइन करना है और विला आपका हो जाएगा। आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप उसमें तुरंत रहने जा सकती हैं, सीन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई ऐसे ही मुफ्त में विला कैसे दे सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो कहा वह सच है? साक्षी को अभी भी सीन पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन की गारंटी देता हूं कि मैंने जो कहा वह सच है, सीन ने ईमानदारी से सिर हिलाते हुए कहा। मिस साक्षी, आप खुद आकर अनुबंध देख सकती हैं। साक्षी ने थोड़ा झिझकते हुए सीन का पीछा किया और स्वागत कक्ष में चली गई। सीन ने पहले से तैयार किया हुआ अनुबंध निकाला और उसे साक्षी को सौंप दिया। साक्षी ने उसे ध्यान से पढ़ा। सब कुछ सही था।
यह एक साधारण खरीद अनुबंध था। अनुबंध में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं दिखी और विला वही था जिसे उसने पसंद किया था। मिस्टर क्विंटन, ये सब क्या हो रहा है? साक्षी ने अनुबंध नीचे रख दिया और भ्रमित होकर पूछा। मिस साक्षी, मैंने आपको फोन पर पहले ही बताया था। किसी ने यह विला खरीदा है और हमसे कहा है कि इसे आपको दे दिया जाए, इसलिए मैंने आपको फोन करके बुलाया। सीन ने हल्के स्वर में समझाया। तो ये विला मुझे कौन दे रहा है? साक्षी ने उत्सुकता से पूछा। मिस साक्षी, जब उस व्यक्ति ने यह विला खरीदा था तो उसने हमें स्पष्ट निर्देश दिया था कि उसकी पहचान उजागर न की जाए, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह विला आपको किसने दिया है। सीन ने गंभीरता से जवाब दिया। साक्षी ने हैरान होकर सीन की ओर देखा। साक्षी, क्या तुम्हें लगता है कि कार्तिक ने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है? सीन की बातें सुनने के बाद माया खुद को फुसफुसाकर पूछने से रोक नहीं पाई। यह असंभव है। कार्तिक के पास इस विला को खरीदने के पैसे कैसे हो सकते हैं? साक्षी ने धीरे से जवाब दिया। तो यह कौन हो सकता है? साक्षी भी उलझन में थी। मिस साक्षी, अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप अभी अनुबंध पर साइन कर सकती हैं। सीन ने साक्षी की ओर देखते हुए कहा। बताओ, यह विला मुझे किसने दिया? साक्षी ने गंभीरता से सीन की ओर देखा और पूछा। मिस साक्षी, मैं आपको यह नहीं बता सकता। सीन ने हल्के से सिर हिलाया। अगर आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि यह विला मुझे किसने दिया तो मैं इस अनुबंध पर साइन नहीं करूंगी और न ही मैं यह विला लूंगी। यह कहकर साक्षी ने अनुबंध सीन को लौटा दिया और स्वागत कक्ष से बाहर निकल गई। सीन को उम्मीद नहीं थी कि साक्षी इस विला को ठुकरा देगी। वह जल्दी से साक्षी के पास पहुंचा और बोला, मिस साक्षी, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह विला किसने खरीदा है। मैंने ग्राहक से पहले ही वादा कर दिया है और मुझे उस वादे का पालन करना होगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं साइन नहीं करूंगी। साक्षी ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम्हें अब यह विला नहीं चाहिए? सीन ने तुरंत पूछा। हाँ, जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि यह विला मुझे किसने दिया है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। बिना जाने मैं किसी से कुछ भी नहीं लूंगी। साक्षी इस विला को खरीदने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी की भी चीज मुफ्त में ले लेगी। यही चीज साक्षी को बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी। अगर कोई और लड़की होती तो बिना कुछ सोचे समझे अनुबंध पर साइन कर देती। आखिर यह $50 मिलियन का विला था। इसे दोबारा बेचकर 30 से 40 मिलियन डॉलर भी मिल सकते थे। यह रकम किसी आम आदमी की पूरी जिंदगी के लिए काफी थी। लेकिन इतने बड़े लालच के बावजूद साक्षी ने अपनी सोच को साफ रखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जितनी महंगी चीज होती है उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। इसीलिए बिना यह जाने कि यह विला उसे कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मिस साक्षी, मैं बस ग्राहक की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूं। क्या आप इसे एक गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर सकती हैं और साइन कर सकती हैं? सीन ने साक्षी की ओर देखते हुए विनती की। मैंने अभी अभी तुम्हें साफ साफ बता दिया है। अगर तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि यह विला मुझे किसने दिया तो मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। साक्षी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और फिर माया की ओर मुड़कर बोली, माया, मेरे साथ चलो। साक्षी, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? माया का जाने का कोई इरादा नहीं था। वह लालच से टेबल पर रखे अनुबंध को घूरने लगी। माया, तुम अब भी वहां खड़ी हो? जल्दी करो और चलो। साक्षी ने माया की झिझक देखी और गुस्से में भौहें चढ़ाते हुए डांटा। साक्षी, यह विला $50 मिलियन का है। बस साइन कर दो और यह तुम्हारा हो जाएगा। क्या तुम सच में इसे छोड़ने वाली हो? माया ने झुंझलाते हुए कहा। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। माया, चलो मेरे साथ, साक्षी ने शांत स्वर में कहा। साक्षी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रही हो। भले ही कुछ फ्री ना हो, लेकिन तुम इतना बड़ा विला यूं ही कैसे मना कर सकती हो? माया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। फिर वह सीन की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मी, क्विंटन, मैं उसकी कजिन हूं। अगर वह इसे नहीं चाहती तो क्या मैं इसे ले सकती हूं? नहीं, जिस व्यक्ति ने यह विला खरीदा है उसने खास तौर पर कहा है कि यह सिर्फ मिस साक्षी सिंह को ही दिया जा सकता है। सीन ने सिर हिलाते हुए असहायता से जवाब दिया। माया, क्या बकवास कर रही हो? जल्दी करो और चलो। साक्षी ने माया की बात सुनी तो वह इतना गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने माया का हाथ पकड़ा और उसे शोरूम से बाहर खींच लिया। मिस साक्षी, क्या आपको अब यह विला नहीं चाहिए? सीन ने घबराते हुए पीछे से आवाज लगाई।
जिसने यह विला खरीदा है उससे कहो कि वह मुझसे खुद बात करे। साक्षी ने शोरूम से बाहर निकलते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया। माया ने असहाय होकर साक्षी का पीछा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस बीच शोरूम में मौजूद सेल्स लेडीज साक्षी को हैरानी से देख रही थीं। वे सोच रही थीं कि कोई $50 मिलियन का फ्री विला क्यों ठुकराएगा। क्या इस औरत का दिमाग खराब है? साक्षी के जाने के बाद सीन ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपना फोन निकाला और कार्तिक का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद मिला। शोरूम से बाहर आते हुए माया ने साक्षी से नाराज होकर पूछा, साक्षी, तुमने वह विला क्यों नहीं लिया? वह पूरे 50 मिलियन का है। माया, तुम अभी बहुत छोटी हो। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और कोई मुझे बिना किसी वजह के विला नहीं देगा। साक्षी कार में बैठी और शांत स्वर में जवाब दिया। उस समय जब साक्षी के पापा की कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थीं, किसी ने कहा कि वो उनके पापा की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये थी कि साक्षी को कार्तिक से शादी करनी पड़ेगी। इस बात के बाद साक्षी को समझ में आ गया कि कोई भी चीज जितनी आसानी से मिलती है उसकी कीमत उतनी ही भारी होती है। मुझे वंडर हो रहा है, ये विला तुम्हें देने के लिए किसने खरीदा साक्षी? और ऊपर से वो अपनी पहचान रिवील भी नहीं करना चाहता। इट्स सो स्ट्रेंज। माया ने थोड़ी हेल्पलेस होकर कहा, जब उसने देखा कि साक्षी इस विला को लेने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। मुझे भी श्योर नहीं है, साक्षी ने हल्के से सर हिलाते हुए कहा। वो अपने दिमाग में ऑलरेडी उन सारे रिच लोगों की लिस्ट बना चुकी थी जो उसे जानते थे। हालांकि बहुत से अमीर लोग उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उनमें से कोई इतना जेनरस नहीं था। आखिर जो लोग साक्षी का पीछा कर रहे थे वो बस नॉर्मल रिच एयर्स थे। इतने रिच तो नहीं कि $50 मिलियन का विला खरीद कर किसी को दे दें। औरत को तो छोड़ ही दो। साक्षी, क्या यह सच में कार्तिक हो सकता है? माया की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गईं। वो कैसे पॉसिबल है? साक्षी ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसे विश्वास नहीं था कि कार्तिक ऐसा कर सकता है। साक्षी, तुम कार्तिक को फोन करके क्यों नहीं पूछती? हो सकता है उसने लॉटरी जीत ली हो और इसी वजह से उसके पास ये विला खरीदने के पैसे हों। माया ने धीरे से सुझाव दिया। इस विला की प्राइस $50 मिलियन है और फर्स्ट लॉटरी प्राइस सिर्फ 5 मिलियन का होता है। कार्तिक को यह विला खरीदने के लिए कम से कम 10 गुना प्राइस जीतना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है यह पॉसिबल है? साक्षी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ओके, हो सकता है उसने एक साथ 10 बेट्स लगाए हों। जल्दी करो, उससे पूछो, कार्तिक के अलावा और कौन तुम्हारे लिए यह विला खरीद सकता है? माया ने जिद की। साक्षी थोड़ी देर के लिए रुकी। उसे याद आया कि उसने कार्तिक से पहले क्या प्रॉमिस किया था। उसने फोन निकाला और कार्तिक का नंबर डायल किया। कार्तिक का फोन स्विच्ड ऑफ है। कुछ सेकंड्स बाद साक्षी ने मुड़कर माया से कहा, साक्षी, क्यों ना मैं अपने फ्रेंड से पूछूं कि कार्तिक कहां रहता है? हम उसके घर जाकर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। माया ने अपना फोन निकाला और इंडिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना शुरू किया। आखिर कार्तिक इंडिया यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी माना जाता था। उसका एड्रेस पता लगाना मुश्किल नहीं था। साक्षी ने देखा कि माया पता लगाना चाहती है कि कार्तिक कहां रहता है। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन माया को नहीं रोका। अब वो भी बहुत क्यूरियस थी। क्या सच में कार्तिक ने यह विला उसके लिए खरीदा था?